गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारे जो है 4 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आज हम जो है 5वां टॉपिक वर्ब को लेंगे। वर्ब के बारे में या क्रिया के बारे में इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो आज हम जो है इसी वर्ब या क्रिया का डिस्कशन करेंगे, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो है हिंदी व्याकरण के अंदर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विकारी शब्द, विकारी, और एक होता है अविकारी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिन शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो जो वर्ब का टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक विकारी शब्दों में आता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, यानी विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार, यानी अगर मैं लिखूं लिंग, वचन, कारक और काल, इन 4 चीज़ों के आधार पर इनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने लिखा पढ़ता, है ना, अगर स्त्रीलिंग हो गया पढ़ती और बहुवचन हो गया पढ़ते। तो इस तरह से ध्यान से देखें तो पढ़ना क्रिया के 3 रूप हो गए, एक ही रूप नहीं है, ज्यों का त्यों नहीं है। स्त्रीलिंग के लिए भी वही आए, पुल्लिंग के लिए भी वही आए, एक वचन के लिए भी वही आए, बहुवचन के लिए भी वही आए। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, हम देखें लिंग के अनुसार भी बदल रहा है और बहुवचन के अनुसार भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी ये क्रियापद है। तो ध्यान रखना है आपको, विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा शब्द, दूसरा होता है सर्वनाम शब्द। ठीक है ना, पहला शब्द आपका संज्ञा शब्द होता है, दूसरा सर्वनाम शब्द होता है, तीसरा आपका विशेषण आता है, विशेषण, और चौथा शब्द आपका आ जाता है क्रिया। चौथा शब्द क्या आ जाता है, क्रिया। तो हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं वो क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिया जो होती है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या बनती है ना। आपको अविकारी शब्द अभी नहीं पढ़ाए जा रहे, ठीक है। सबसे पहले विकारी शब्दों में क्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जो बदलते रहते हैं, यानी सदैव एक जैसे नहीं रहते, पल पल उनका कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है या कर्म के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उनके लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार अगर क्रिया बदलती रहे तो वो क्रिया आपकी विकारी होगी। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्रियापद को पढ़ें। क्रिया कहते किसे हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी बिंदु को पढ़ते समय या किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय अक्सर हम लोग एक चूक कर जाते हैं। वो चूक होती है उसकी परिभाषा को न समझना। आप बच्चे क्या करते हैं, उसको रटने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। अगर आप लोगों ने उसको एक बार समझ लिया तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपको समझने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, फिर आप अपने अनुसार उसकी परिभाषा गठित कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो आप सेंटेंस में या वाक्य के अंदर उनकी पहचान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयास आपको उन चीज़ों को समझने का करना है। ठीक है ना, मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, सबसे पहला ध्यान होना चाहिए समझने पर। तो देखिए, मैंने आपको बताया क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, वे विकारी शब्द, विकारी शब्द का यूज इसलिए किया है क्योंकि क्रिया जो है वो पल पल बदलती रहती है। पल पल का मतलब है कारक जो कर्ता होता है या कर्म होता है उनके अनुसार क्रिया का बदलाव होता रहता है। तो बेविकारी शब्द जिनके द्वारा, देखिए ध्यान से देखना, जिनके द्वारा कार्य का, किसका, कार्य का या काम का होना पाया जाता है। ठीक है ना, यानी जिनसे हमें ये पता लगे कि फला काम हो रहा है। और ये चीज़ हमें किससे पता लगेगी, भाषा के शब्द से। यानी शब्द को हम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि फला काम हो रहा है।
वह व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, वह व्यक्ति वो काम कर रहा है। शब्दों के माध्यम से ही तो समझते हैं। जैसे मैंने पढ़ना लिख दिया, मैंने लिखा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब वक्ता का कथन स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा क्या काम करना है, पढ़ने का काम कर रहा है। या मैंने लिख दिया खेल रहा है। अब देखिए इन शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? शब्दों से ही तो हम इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा है कि खेल रहा है ना। तो यानी सामने वाले के काम का जिन शब्दों से बोध होगा या पता लगेगा, वो शब्द आपके क्रियापद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं? क्रियापद। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, ये उदाहरण तो दिया, ये सेंटेंस में अगर उदाहरण दूँ या वाक्य के रूप में उदाहरण दूँ, तो हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। या मैंने लिखा सीता बाजार जा रही है, ठीक है। या मैंने लिखा अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब स्थिति देखें, इसमें अध्ययन का कार्य हो रहा है, स्टडी हो रही है। स्टडी जो है वो वर्ब हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी, है ना। इसमें हम देखें जाने की कार्य हो रहा है, जाने का काम हम जा क्रिया से बता रहे हैं, जाना। तो यहाँ पर आपका ये वर्ब हो जाएगा। क्रिया पद कौन सा है जिससे हम कार्य का बोध कर रहे हैं? जाना, है ना। जाना शब्द से, यहाँ पर अध्ययन से अध्ययन करना, है ना। या यहाँ पर हम देखें पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये ही पद, ध्यान रखना, ये पद ही आपके क्रियापद है। देखिए एक तो क्रिया होती है एक्शन, जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में एक्शन बोलते हो क्रिया को, है ना। तो एक्शन मीन्स होता है क्रिया, ठीक है ना। और हिंदी में क्रिया बोल देते हैं। और उन शब्दों को यानी जिनसे हम मतलब उस कार्य का बोध कर रहे हैं, उस क्रिया का बोध कर रहे हैं, वो पद। देखिए मैंने पद यूज किया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर शब्द यूज किया है। तो जिन शब्दों से हमको ये पता लग रहा है कि भाई काम हो रहा है, तो यहाँ पढ़ना शब्द से हमको पता लग रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ जाना शब्द से हमको पता लग रहा है कि जाने का काम हो रहा है। तो ये पद ही आपके क्या कहलाएंगे? क्रियापद। ये शब्द जो निकल के आए हैं ये ही आपके क्या कहलाएंगे? क्रियापद कहलाएंगे। क्लियर? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी चीज़ आपकी जो आती है वो आती है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है। तो देखिए संस्कृत में अगर मैं यहाँ लिखूँ धातु, आप पॉइंट इसी तरह डालोगे धातु रूप, ठीक है ना। अब धातु रूप या मूल रूप, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप। अब आपको समझना है कि क्रिया का मूल रूप या धातु रूप क्या होता है। तो देखिए संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में आपने खूब पढ़ा होगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। उसी धातु रूप में ना प्रत्यय लगाने से क्रियापद बनता है, क्रियापद बनता है, ठीक है। क्रियापद बनता है ना। और
ना को हटाने से और क्रियापद में से ना प्रत्यय हटाने पर मूल रूप प्राप्त होता है ना, जिसको धातु रूप कहते हैं। मूल रूप प्राप्त होता है। चीज़ वही है, उसको थोड़ा सा मैंने अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब है, अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ कि अगर क्रिया पद से हम ना प्रत्यय को हटा दें, क्रियापद से मैंने पढ़ना में से ना को हटा दिया तो क्या बन गया? पढ़ बन गया ना। जाना में से ना को हटा दिया तो जा। अध्ययन करना तो अध्ययन कर, है ना। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें से ना प्रत्यय को हटा दिया जाए, क्रियापद में से ना पद को हटा दिया जाए तो उस काम को मूल रूप या धातु रूप प्राप्त हो जाता है। ये स्थिति हमारी होती है बच्चों। आप बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मूल रूप या क्रियापद का जो धातु रूप होता है वो कौन सा होता है। तो आप बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी, जैसे मैंने लिखा खेलना शब्द लिखा, अब खेलना में ना आ रहा है अंत में तो मैंने ना को हटा दिया तो खेल हो गया। चलना में से ना को हटा दिया तो चल हो गया, है ना। रोना में से ना को हटा दिया तो रो रह गया। तो ऐसे क्रिया के मूल रूप से जब हम ना प्रत्यय को हटा देते हैं तो उस स्थिति को हम क्रिया का मूल रूप कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, फिर दूसरा आता है क्रिया का मूल रूप। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, हम क्रिया के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्रिया के जो भेद हैं वो कितने किए गए हैं, किस तरह से उनकी पहचान करेंगे, वो चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो देखिए, ध्यान से देखें, तो क्रिया के जो मूल रूप यानी क्रिया का जो भेद मूल रूप से किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, उसके भेद कितने किए गए हैं, तो इस चीज़ को हम आज स्पष्ट करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से सभी बच्चे, क्रिया के जो हैं वो कितने रूप हैं, किस तरह से उनको बांटा गया है। तो देखिए हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक तीसरे नंबर पर, क्रिया के भेद। क्लियर बच्चों। अब आपको इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, क्रिया के मूल रूप से दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है कर्म के आधार पर, और नंबर दूसरा भेद आपका होता है रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर। रचना, प्रयोग एवं, ठीक है, एवं अन्य आधार पर। ठीक है बच्चों। अब आपको समझने का प्रयास यही करना है बेटा सभी बच्चों को कि कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर क्रियाओं की हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे इनका हमको पता लगेगा कि यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया आई है या रचना या प्रयोग के आधार पर आई है। तो रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया आई है वो कौन सी क्रिया आई है, कैसे उनकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देखें कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आ जाती है सकर्मक क्रिया। नंबर एक कौन सी आ जाती है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। और नंबर दो पर आ जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर बच्चों। नंबर एक पर आपकी आ जाती है सकर्मक क्रिया और नंबर दो पर आपकी आ जाती है अकर्मक क्रिया। रचना या प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर एक देखिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। नंबर दो
नंबर 1 पर आपकी आ जाती है संयुक्त क्रिया, नंबर 2 पर आपकी आ जाती है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, नंबर 3 पर आपकी आ जाती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, नंबर 4 पर आपकी आ जाती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है बच्चों। नंबर 5 पर आ जाती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नंबर 6 पर आपकी आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 6 पर कौन सी आ जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। फिर सहायक क्रिया 7 पर, सहायक क्रिया। नंबर 8 पर आपकी आ जाती है कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया। नंबर 8 पर आ जाती है सजातीय क्रिया। फिर 9 पर आ जाती है कृदंत क्रिया। ठीक है, इसके बाद आपकी और कौन सी बस्ती है वो देखते हैं। तो ये मुख्य क्रियाएं हैं जो आपकी आती हैं, ठीक है ना, जिनको आपको पढ़ना है, समझना है, जिनको समझने का प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, विशेषकर अगर हम देखें तो जो 10th के बच्चे हैं उनको इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। ये क्रियाएं अक्सर अभी तक आपसे बहुत कम पूछी गई हैं। आपको इनका सामान्य ज्ञान जरूर रखना है कि किस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी इनकी एक सामान्य सा परिभाषा जो कहे, सामान्य सा परिचय आपको होना चाहिए, है ना। लेकिन मुख्य फोकस जो आपका होगा, मुख्य रूप से आपको जिनका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो आपकी होती है कर्म के आधार पर। किसके लिए? विशेष रूप से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। अन्य सभी बच्चों को सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी रखनी है। केवल 10वीं वाले बच्चों को इन 2 रूपों के बारे में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इसमें से आपका जो प्रश्न आता है तो 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर आपके, अगर सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपके पहचान में आ गई, एक वाक्य देगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा क्रिया सकर्मक है या कर्मक है, या वाक्य का जो रूप है सकर्मक है या अकर्मक है। तो आप आसानी से अगर इन 2 रूपों को समझ गए तो आसानी से पहचान सकते हो। अब हम थोड़ा सा कर्म के आधार पर सबसे पहले प्रयोगों को देखें। ये सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें, सबको दिख रहा होगा। एक बार और बोल देता हूँ, कर्म के आधार पर क्रिया, सबसे पहले क्रिया के भेद 2 आधार पर किए गए हैं। कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग अन्य आधार पर। फिर कर्म के आधार पर देखें तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी 2 भेद किए गए हैं फिर से। और रचना के आधार पर देखिए, इनकी काउंटिंग या गिनती कहें ना, कि रचना के आधार पर भेद, रचना या प्रयोग एवं अन्य आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं है ना। और भी भेद निकाले जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके सामने जो भेद हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया आ जाएगी, या आप सबसे पहले सामान्य क्रिया ले लीजिए, फिर उसके बाद संयुक्त क्रिया, फिर आ जाता है मुख्य क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और कृदंत क्रिया। इस तरह से आपके रचना या प्रयोग के आधार पर भेद होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर अगर क्रिया के भेद देखें तो कितने होते हैं, उन भेदों को किस तरह से पहचानना है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आप बच्चों को। तो देखिए बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म टॉपिक डलेगा आपका पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आपको निकालने हैं।
तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला भेद आपको मैंने बताया, नंबर 1 पे आता है सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अब सकर्मक क्रिया में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय कैसे पहचाने, क्या करें, कैसे जाने। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, से माने साथ और कर्म माने कर्म। कर्म के साथ आने वाली जो क्रिया होंगी वो सकर्मक क्रिया होंगी। तो हम इसकी अगर परिभाषा बनाएं तो परिभाषा बनती है वे क्रियाएं जिनमें वे क्रियाएं जिनका फल कर्ता पर ने पढ़कर कर्म पर पड़ता हो। कर्ता पर ने पढ़कर कर्म पर पड़ता हो, यानी ऐसी क्रियाएं जिनका फल किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अगर सामान्य सी परिभाषा हम गठित करना चाहें तो सामान्य सी परिभाषा हो जाती है, अर्थात जिन क्रियाओं का अर्थ कर्म के बिना, किसके बिना, कर्म के बिना स्पष्ट नहीं होता है, है ना। ये भी कह सकते हैं, या ये कहना चाहे एक और परिभाषा इसी में गठित कर सकते हैं, या जिन क्रियाओं के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है उन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह से हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा गठित कर सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका फल कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, या जिन क्रियाओं का अर्थ कर्म के बिना, यहाँ पे के रह गया, कर्म के बिना स्पष्ट नहीं होता है, वे क्रियाएं आपकी कैसी क्रियाएं कहलाती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, एग्जाम्पल बनता है भूपेंद्र दूध पी रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा भूपेंद्र दूध पी रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल लें हम, वह पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, है ना। अब हम दो क्रियाओं को बता रहे हैं, पीना और पढ़ना। दो क्रियाएं हमारी यहाँ पर हो रही है। दोनों क्रियाओं को अगर हम देखें, पीने का जो कार्य है वो उसकी पूर्ति बिना दूध के नहीं हो सकती। यानी हम जो स्पष्ट करना चाहते हैं वो स्पष्टीकरण बिना कर्म के नहीं हो सकता। यानी जो कहने वाला है, जिस बात को बतलाना चाहता है, वो बात बिना कर्म के प्रयोग के स्पष्ट नहीं हो रही है। दूसरा अर्थ अगर हम देखें, यहाँ पर कर्म आया है, मैंने बताया। अगर ये भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सकर्मक क्रियाओं में वाक्य के अंदर कर्म अवश्य होगा, और यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, यहाँ पर कर्म दिया हुआ है। सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी शर्त यही है कि सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य आता है। ठीक है ना।
तो इस तरह से हम सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। पहचान के लिए देखिए कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको थोड़ा संदेह होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पहचान के लिए आपको क्या करना है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर कर्म का पता किया जा सकता है। कर्म का पता किया जा सकता है। किसका? कर्म का पता किया जा सकता है। यानी अगर हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगा दें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका कर्म क्या होगा। और अगर हमने क्रिया के साथ क्या प्रश्न नहीं लगाया तो सामान्य सी चीज़ है बच्चों कि अगर हम, जैसे मैंने लिखा भूपेंद्र क्या पी रहा है, तो भूपेंद्र दूध निकल के आ रहा है ना, दूध शब्द। वह क्या पढ़ रहा है या क्या पढ़ रही है, तो क्या निकल के आ रहा है, पुस्तक पढ़ रही है, दूध पी रहा है। तो ये जो निकल के आंसर आ रहे हैं, ये आंसर या ये उत्तर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कर्म होंगे। और आप कह सकते हो सर कर्म निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपकी सकर्मक क्रिया की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। और इस क्रिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे और विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। तब तक आप और एग्जाम्पल निकालें और आपकी और भी कोई समस्या हो तो उसका जो है समाधान करने की कोशिश करें, मुझसे पूछें, और की सहायता लें, ठीक है ना। आपकी सहायक पुस्तकों की सहायता लें, सब चीज़ की सहायता लो। विशेषकर 10th वाले बच्चे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10th वालों का जो है ये टॉपिक होता है तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आसानी से आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना भंडार भर सकते हो अंकों का, ठीक है। तब तक आप इनका अध्ययन करें।